नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आ गई है आपकी नेक्स्ट वीडियो जो है विज्ञान के प्रैक्टिस सेट, और इसमें हमारा ये 7वां प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हम आपके 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो हमारा रेलवे ग्रुप डी और अब हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर यूपीपी आने वाला एग्ज़ाम है। तो इनकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने ये प्रैक्टिस सेट शुरू करे हैं। और आप अगर ये प्रैक्टिस सेट करके पढ़ के जाते हो एग्ज़ाम में, तो यकीन से कहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके आओगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है जो विज्ञान का आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो को शुरू करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, और दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन होंगे आपके एक ही प्रैक्टिस सेट में हमारे 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे और 45 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे। और हर क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित मिलेगा, जिससे कि आप अगर 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगभग आपके 150 क्वेश्चन इनमें कवर हो जाएंगे। यानी कि एक ही क्वेश्चन के साथ आपको 3 से 4 क्वेश्चनों की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए है अधिवर्ष, प्रकाश वर्ष और चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन आपका इनमें सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है और प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष है। इसका मान 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर्षण बल से लाभ के लिए संबंधित कथनों पर विचार करें। घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है, और यदि सड़कों पर घर्षण न हो तो पहिए फिसलने लगेंगे, और घर्षण बल न होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। तो कौन सा इनमें सही जवाब हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यानी कि तीनों सही हैं। ये है आपका ऑप्शन डी, और इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। घर्षण बल वह बल है जो परस्पर स्पर्श करती दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति के विपरीत कार्य करता है। जूतों के तलवों व भूमि के मध्य कार्यरत घर्षण के फलस्वरूप ही हम चल पाते हैं, और घर्षण में कमी के कारण जो चिकनी सतह में होता है हम फिसल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से प्रकार के दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। और इसकी व्याख्या है, उत्तल अभिसारी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधे व वस्तु से छोटा बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इस कारण ही उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप, या केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप, या सेंट्रली फिक्स्ड लैंप। तो इसमें आपका जो है
ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। और इस क्वेश्चन की व्याख्या है, CFL का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है। इसके विद्युत ऊर्जा की बचाव होती है और कम ऊर्जा व्यय से अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक घट जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है और इनमें से कोई नहीं। तो पाँचवें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर में वायु दाब सामान्य कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना हो जाता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। फलतः इसमें ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो अरुण ग्रह की खोज की थी सर विलियम हर्शेल ने। अरुण ग्रह की खोज 1781 में सर विलियम हर्शेल ने कि यह प्राथमिक आधुनिक ग्रह है। कैसा ग्रह है? प्राथमिक आधुनिक ग्रह। सूर्य से इसकी दूरी 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूर्ण करता है। तो ये देखो दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन में पूछा गया केवल कि किसकी अरुण ग्रह की खोज किसने की है। तो हमारा एक तो क्वेश्चन ये मेन क्वेश्चन है ही, इसके साथ हमें इसकी खोज का वर्ष भी पता चल गया और यह कैसा ग्रह है ये भी पता चल गया। प्राथमिक आधुनिक ग्रह है और सूर्य से इसकी दूरी कितनी है यह भी पता चल गया। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? 84 वर्षों में पूर्ण करता है। तो एक ही क्वेश्चन के साथ आपको 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे, इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को ध्यान से पढ़ें। इन प्रैक्टिस सेटों को करने के बाद आपको किसी और प्रैक्टिस सेट विज्ञान के लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। विद्युत आवेश तो इसमें आपका जो है ये हो जाएगा, इसका मात्रक होता है कूलाम। और विद्युत धारिता का होता है फेरड और विद्युत विभव का होता है वोल्ट और विभवांतर का होता है वोल्ट। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर। विद्युत आवेश का कूलाम, विद्युत धारिता का फेरड है और विद्युत विभव का वोल्ट है और विभवांतर का है वोल्ट। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो करता है हमारा बर्नौली के प्रमेय पर, या संवेग संरक्षण पर, या अवोगाद्रो परिकल्पना पर, या ऊर्जा संरक्षण पर। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, संवेग संरक्षण पर रॉकेट कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है क्योंकि इसमें ईंधन की दहन से पैदा हुई गैसें बाहर निकलती हैं और यह प्रतिक्रिया रॉकेट को धकेलती है। यह एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो उस समय उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। आइरिस का क्या कार्य होता है? आइरिस का कार्य बताना है कि प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजता है। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नंबर क्वेश्चन का आपका सी सही जवाब हो जाएगा, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। और ये इसकी व्याख्या है।
आँख में प्रकाश कार्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितंत्रिक या आइरिस कहते हैं। इसका कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। क्या कार्य होता है कि आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। दोस्तों, अगर प्रकाश ज़्यादा होता है तो हमारी जो कार्निया होती है छोटी हो जाती है, और कम होता है तो चौड़ी हो जाती है। यानी कि प्रकाश को नियंत्रित मात्रा में हमारे रेटिना पर भेजता है। 10वां क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह समुद्र की गहराई पता लगाने में, नाभिक के अभिकरण में, या गठिया रोग के उपचार में। तो 10वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 1 और 2, यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा जो है गलत है। पराश्रव्य तरंगों से हम समुद्र की गहराई को मापते हैं और नाभिक की अभिक्रिया करते हैं। और इससे आगे है हमारा इसका व्याख्या। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इनका उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में, कीमती कपड़ों और वायुयानों के पुर्जों को साफ करने में, गठिया तथा मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। तो दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए देखो। तो एक ही क्वेश्चन के साथ आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चनों की जानकारी दी जा रही है, इसलिए यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। 11वां, सूर्य ग्रहण होता है जब होता है, कब होता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति अमावस्या के दिन होती है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुएल कोहेन ने, या एडवर्ड टेलर ने, या जे रॉबर्ट ओपनहीमर, या वर्नर वान वोन ने। तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जे रॉबर्ट ओपनहीमर। और नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा वर्ष 1945 में किया गया। इसे नाभिक बम भी कहा जाता है तथा यह नाभिक विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। 13वां क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। पृथ्वी की चंद्रमा, यह पृथ्वी और सूर्य, और बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? तो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,500 किलोमीटर है तथा इस औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि एक्स किरणें, रॉन्टजन ने इसकी खोज की थी। प्रक्षेपास्त्र
वर्न्स वान ब्रॉन ने, और हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर, और स्कूटर ब्रॉन्डसा स्कूटर, ये इन्होंने खोज करता है। इधर हमारी ये वस्तु इधर रखी है और इधर है खोजकर्ता, तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। एक्स किरणें रामटजन ने खोज की थी, प्रक्षेपास्त्र वर्सन वान ब्रॉन ने, और हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने, और स्कूटर की खोज ब्रॉन्डसा ने। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो समतल दर्पण लेने हैं और कैसे रखने हैं? दो समतल दर्पणों के मध्य रखने पर तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? तो 15वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 15 का डी जवाब आपका सही होगा, अनंत बनेंगे, इनकी कोई संख्या नहीं होगी। दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य यदि एक बिंदु स्रोत को रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अंततः अनंत होगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परिवर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणुओं में उपस्थित की संख्या के बराबर होता है, तो वह किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन के या प्रोटॉन के? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के। 16 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, प्रोटॉन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? क्षार होता है, अल्कली। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक होता है, और एसिटिक अम्ल होता है हमारा क्षीण अम्ल, और हाइड्रोलिक अम्ल होता है प्रबल अम्ल। तो दोस्तों डी जवाब आपका सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार अल्कली, कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक, एसिटिक अम्ल क्षीण अम्ल होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है प्रबल अम्ल। लोहा का शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा, स्टील, कच्चा लोहा या ढलवा लोहा। तो 18 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पिटवा लोहा जो होता है हमारा शुद्ध रूप होता है। लोहे का अयस्क लाल हेमेटाइट है। लोहा 3 प्रकार पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और इस्पात स्टील का होता है। इसमें पिटवा लोहा शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है। कितनी होती है? 0.12 से 0.25%। कथनों कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है बताना है। तो हाइड्रोजन एक तत्व है, यह बात तो सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, यह भी सही है, इसलिए वायुयान के टायरों में भरा जाता है क्योंकि यह सबसे हल्का होता है। और हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते,
यह बात गलत है। समस्थानिक इसके होते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्र बनाते हैं, यह बात भी सही है। तो सी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। हाइड्रोजन अन्य सभी तत्वों से हल्का तत्व है तथा यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसकी खोज हेनरी केवेंडिश ने की। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का प्रयोग कर रॉकेट, पनडुब्बियों और टॉरपीडो में किया जाता है। एक रेडियोएक्टिव तत्व के औसत आयुकाल तथा अर्ध आयुकाल में परस्पर संबंध है। तो ये काय का संबंध है कि औसत आयुकाल बराबर 2 गुणा अर्ध आयुकाल और औसत आयुकाल बराबर होता है 1.44 गुणा अर्ध आयुकाल। और सी ऑप्शन है आपका औसत आयुकाल बराबर 1/2 अर्ध आयुकाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। 21वां क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल CH3COOH का तुल्यांकी भार होता है। 21 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 60। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, दोनों ओर अणु द्विपरमाणुक होते हैं, दोनों ओर अणुओं की संख्या समान होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22वें क्वेश्चन का ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 23वां क्वेश्चन है, बंधु ऊर्जा तथा द्रव्यमान क्षति में संबंध है। तो 23वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, बंधु ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति गुणा 931 MeV। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित सभी बंधनों को तोड़कर अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस पदार्थ का बंध ऊर्जा कहते हैं। बंध ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। बंध ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति गुणा 931 MeV होती है। थर्मोप्लास्टिक वे हैं जो गर्म करने पर पिघल जाते हैं, गर्म करने पर विच्छेदित हो जाते हैं, गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा ताप बढ़ने पर कठोर हो जाते हैं। तो 24 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। यह गुण सदैव रहता है, चाहे इन्हें कितनी बार भी गर्म किया जाए। पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किन गैसों के मिश्रण में डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम लागू होता है। तो 25 का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, H2 और CO2 में
डाल्टन का आंशिक नियम लागू होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंशिक दाब संबंधी डाल्टन के नियम के अनुसार एक निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। कुल दाब बराबर होता है हमारा P बराबर PA प्लस PB प्लस PC। यहाँ H2 और CO2 पर आंशिक दाब का नियम लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस है? प्राकृतिक गैस, जल गैस, कोल गैस या प्रोड्यूसर गैस। 26 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, बायोगैस एक प्राकृतिक गैस है। बायोगैस एक प्राकृतिक गैस जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं और इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस होती है। कॉपर निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? केलिमाइट, क्रायोलाइट, मेकेलाइट और कार्नेलाइट। 27 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, मेकेलाइट। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से समस्थानिकों तथा समभारिकों के संबंध में सही है? समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, समभारिकों की समान परमाणु संख्या होती है। तो आपको सही जवाब बताना है 28वें क्वेश्चन का, वह होगा आपका डी, न तो एक और न ही दो। ये दोनों बातें जो हैं गलत हैं। वैसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु भार समान होते हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उनतीसवां क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल होता है आपका खट्टा दही में, टार्ट्रिक अम्ल होता है आपका इमली में, ऑक्जेलिक अम्ल होता है आपका टमाटर में, क्योंकि टमाटर में जो पथरी होती है, वो टमाटर के जो बीज होते हैं इनमें कैल्शियम ऑक्सीलेट की वो बीज होते हैं हमारे, और ऑक्सीलेट यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूध में हमारा लैक्टिक अम्ल होता है, तो लैक्टिक हमारे यहाँ है, तो यह दूध हमारा दही से बनता है, दूध से दही बनता है। और साइट्रिक अम्ल जो हमारा बचा है नारंगी। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां, कठोर स्टील में होता है। कठोर स्टील में होता है तो कितना कितना होता है आपको बताना है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि 0.5 से 1.5% कार्बन होता है कठोर स्टील में। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जैव विकास का, मेंडल का नियम, डीएनए संरचना और आनुवांशिकता और विचरण। 31 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और विचरण।
आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे आनुवांशिक या जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवांशिक की नींव डाली। उन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परागशीशोम में। 32 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसकी व्याख्या है, प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग और ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा भूमि से अवशोषित जल H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 33 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने किया था। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जे बर्जीलियस ने। प्रोटीन मानव शरीर का केवल संरचनात्मक पदार्थ ही नहीं वरन यह अन्य प्रकारों को भी संपन्न करते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। दोस्तों, एक ही क्वेश्चन के साथ आपको 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहे हैं। सूखा रोग, तो बताना है कि सूखा रोग किससे संबंधित है? सूखा रोग होता है हमारा विटामिन डी से, बेरी होता है हमारा विटामिन B1 से, और निशांतता विटामिन A से होता है, और स्कर्वी होता है विटामिन C से। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी का, चट्टान का, मिट्टी का या खनिज का? तो इसमें चट्टान का अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी शैव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत चट्टानों की संरचना एवं संगठन का अध्ययन किया जाता है। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारे किस अंग में पाई जाती है? तो वह दोस्तों कान में पाई जाती है। और इन्हें मेलियस या एनविल तथा स्टेप्स या स्टीपर कहते हैं। इसमें सबसे छोटी अस्थि पाई जाती है। यह कि कितना प्रतिशत मानव शरीर में वजन के अनुसार पानी होता है? 37 का बी ऑप्शन आपका सही होगा कि 66% मानव के शरीर में पानी होता है वजन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्त समूह में से कौन सा एक रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है? दोस्तों, AB जो है सर्वग्राही होता है, तो AB वाला किसी भी रक्त वाला समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है। और O होता है हमारा इसमें सर्वदाता। 39 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने या इयान फ्लेमिंग ने? तो 39 का सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, एडवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और यह जो खोज की थी वह की थी 1927 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किया था। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोच के लिए,
हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर में संतुलन के लिए, इन सभी के लिए। 40 का डी ऑप्शन सही है। इन सभी के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है और यह अंगों के कार्य तापमान नियंत्रण, लय, भूख, प्यास, मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। इस प्रकार मस्तिष्क संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष है। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो वह करती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जमकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रहे हैं। इसे ही ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हमारा 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो निकट दृष्टि दोष का जो निकट दृष्टि जो है हमारा, यह होगा दोस्तों आँख से संबंधित। और इसमें निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु को देख लेना परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाना, यह आँख से संबंधित है। दोस्तों अंग्रेजी में नाम अधिकतर आता है इन वाले रोग का, तो आप अंग्रेजी में भी याद करके जाएंगे। कुछ को हिंदी में पता होता है, अंग्रेजी में नहीं पता होता है, तो इससे हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में याद करके जाएंगे। 44वां क्वेश्चन है, लेजर का उपयोग के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कूट का सही उत्तर चुनें। सूचना तकनीकी में, दूरी एवं समय मापने में, निर्देशन एवं संरक्षण में, वायुयानों के संरक्षण में। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 लेजर का संक्षिप्त रूप लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसका अर्थ है विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश परिवर्धन अर्थात प्रकाश तरंगों पर आधारित लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग दूरी मापने में, सूचना तकनीकी में, औद्योगिक क्षेत्र में, प्रतिरक्षा क्षेत्र आदि में किया जाता है। मलेरिया संबंधित है ज्वर से, अतिसार से, सामान्य ठंड से और छींकने से। तो 45 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मलेरिया ज्वर से संबंधित है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। यह मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के शरीर से आश्रय लेता है। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार, ज्वर आता है तथा रक्त की कमी भी आ जाती है। छियालीसवां क्वेश्चन है दोस्तों। 45 क्वेश्चन आपके विज्ञान के कंप्लीट हो गए हैं और अब है आपका 46वां क्वेश्चन, जो है आपसे आपके 5 क्वेश्चन आपके इसमें होंगे कंप्यूटर से संबंधित। विश्व का प्रथम SMS किस वर्ष भेजा गया था? तो 46 का आपका सही सी जवाब हो जाएगा। 1992 में पहला SMS भेजा गया था। उन्नीस में विश्व का प्रथम SMS भेजा गया था। इसका संक्षिप्त रूप होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस।
ये एसएमएस की फुल फॉर्म होती है। और मैसेज में मैरी क्रिसमस लिखा था, इस मैसेज में मैरी क्रिसमस लिखा था। कंप्यूटर प्रणाली में NAS और SAN में N का क्या अर्थ है? न्यूट्रल, नेटवर्क, नोड, नाउन। 47 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, नेटवर्क होता है इसका मतलब। अड़तालीस में है प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी हो जाएगा फोर्ट्रॉन 1, और द्वितीय पीढ़ी हो जाएगा कोबोल। तृतीय पीढ़ी हो जाएगा आपका एल्गो W, और चतुर्थ पीढ़ी हो जाएगा क्लू। ये आपका, तो इसमें 48वें क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी देना कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन, जो लास्ट होगा हमारी इस वीडियो का। IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM का पूर्ण रूप होता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह एक अमेरिका की कंप्यूटर मशीन है। इसका पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगला वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।